हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। टीन के डिब्बे की बहुत बहुत बधाई हो। पिछले 4 दिन से मुझे कुछ ऐसी बधाइयां मिल रही हैं जब से मैंने बलेनो लिया है। और लोग साथ के साथ ये भी पूछ रहे हैं कि भाई ऐसे क्या मजबूरी रही आपकी कि आपको बलेनो लेनी पड़ी या मारुति की गाड़ी लेनी पड़ी। भाई मजबूरी कुछ नहीं थी, कुछ सोचा था समझा था। उन सारी बातों को मैंने 5 पॉइंट में इस वीडियो में पिरो दिया है। एक एक करके बताऊँगा। सबसे ऊपर मैंने जिस चीज़ को रखा था ना, वो थी रिफाइनमेंट। अब रिफाइनमेंट केवल बातों बातों की नहीं है भाई, रिफाइनमेंट की इंतहा आप ये देखो कि सामने गाड़ी खड़ी है अपने, और जितनी देर मैंने बातें करी है मेरे पीछे खड़ी थी। आप बता सकते हो कि गाड़ी ये स्टार्ट है या नहीं? भाई गाड़ी ये स्टार्ट है। आप ये नहीं मानोगे यार, यकीन मैं अनकट रख के कर रहा हूँ, बिल्कुल कोई बात ही नहीं है उसमें। ये देखो ज़रा, टैकोमीटर तो झूठ नहीं बोलता ना, देख रहे हो भाई गाड़ी स्टार्ट है। अब ये रिफाइनमेंट बहुत सी गाड़ियाँ हैं, बहुत सी कंपनियाँ हैं जो कैबिन में देती हैं। ये कहते हैं ना अंदर पता नहीं चलता, भाई इस गाड़ी में बाहर ही नहीं पता चलता। ये है लेवल ऑफ इसका, मतलब गजब ही है यार। और इसीलिए मैंने 3 सिलेंडर गाड़ियों को एक तरफ कर दिया था, बिल्कुल है ना, क्योंकि बहुत फ़र्क आता है यार 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर में। अब इसका जवाब तुरंत तो छूटते ही दे देते हैं लोग कि भाई ऐसे एक एक्स्ट्रा सिलेंडर का क्या फ़ायदा, ऐसे 4 सिलेंडरों का क्या फ़ायदा जो आपको ज़िंदा ही ना रखे। कहाँ छाती पे लेके जाओगे सिलेंडर, जब एक्सीडेंट होगा बचोगे नहीं। तो भाई वो तो यार देखो, इसका कोई एंड ही नहीं है इस लॉजिक का। लेकिन आपको जो इंस्टेंट या जब तक आप गाड़ी रखते हो ना, उसमें आपको क्या फ़र्क मिलता है वो मैं बताता हूँ। 4 सिलेंडर गाड़ी को आप 90 की स्पीड पर हाईवे पे चलाओगे, आपका जो आरपीएम है वो कंपैरेटिवली नीचे रहेगा। वहीं 3 सिलेंडर गाड़ी को आप 90 की स्पीड पर ही चलाओगे, जो आपका आरपीएम है कंपैरेटिवली ऊपर रहेगा। अब आरपीएम ऊपर होने की वजह से जो हार्शनेस है, इंजन की आवाज़ है, वो आपको 3 सिलेंडर में ज़्यादा मिलेगी। उसके साथ साथ जो आरपीएम ऊपर होगा तो भाई माइलेज भी ड्रॉप हो जाएगा। वहीं 4 सिलेंडर में आपको शांति मिलती है, सुकून मिलता है आपको। वो फटीग, वो थकान ना लॉन्ग ड्राइव तक या कुछ चलाते हो तो आप वो फील नहीं करते यार। ये है फ़र्क। तो भाई ये हो गया अपना पहला पॉइंट। बार बार कहता जा रहा हूँ, डिस्क्लेमर देता जा रहा हूँ कि भाई एग्री करोगे नहीं करोगे वो आपके ऊपर है। दूसरी चीज़ आती है सेफ्टी। अब ये चीज़ सुन के एकदम से कहेंगे, कमेंट भी कर देंगे कि भाई क्या पगला गया, मारुति की गाड़ी में कहाँ से सेफ्टी हो गई। तो भाई अब बताता हूँ जिस पॉइंट को लोग देखते नहीं हैं। मैं जो गाड़ियाँ सॉर्ट करी थी वो थी 4 सिलेंडर में ही नियोस, ठीक है, वो तो इससे भी सस्ती आ रही थी, डिस्काउंट भी बढ़िया चल रहा है। उसके साथ साथ i20, वो थोड़ी इससे ऊपर थी, 1 लाख ऊपर थी, कोई बात नहीं, वो भी मैं ले सकता था। लेकिन उनको मैंने क्यों एक तरफ करा भाई, सबसे बड़ा रीज़न है सेफ्टी का। अब मैं बताता हूँ भाई, इसमें ना मतलब इस गाड़ी में मारुति दे रही है हमको ESP। अब ये ESP क्या है, बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता। इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं बताता हूँ। ESP है भाई इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। आपकी गाड़ी की शीट मेटल कितनी हैवी है, मतलब कहते हैं ना बिल्ड क्वालिटी बहुत हैवी है, 5 स्टार रेटेड है, 6 एयर बैग हैं, 4 एयर बैग हैं, कितना भी हैं, वो सारी चीज़ें आपके काम आती है जब गाड़ी आपकी ठुक जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है ना। लेकिन ESP ऐसा फैक्टर है ब्रेकिंग का जो आपकी गाड़ी को वो एक्सीडेंट होने की पोजीशन तक ही, ठुकने की पोजीशन तक ही भाई कंट्रोल कर लेता है। भाई इतनी अच्छी चीज़ है ESP, और इस चीज़ को बहुत से लोग हैं जो एक तरफ कर देते हैं, दरकिनार कर देते हैं। Hyundai की गाड़ी में ESP नहीं आ रहा था, इसीलिए मुझे Hyundai की गाड़ियों को बाहर करना पड़ा, क्योंकि उनमें ESP नहीं आ रहा था, इसमें ESP दे रहे थे। उसके साथ साथ हिल होल्ड कंट्रोल, भाई इसमें हिल होल्ड कंट्रोल है। ऑटोमेटिक में भाई हमारे पास वो क्लच प्ले वाला तो सिस्टम होता ही नहीं है ना कि ढलान पे हम कर दे, हैंड ब्रेक ही होगी बस ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन इसमें हिल होल्ड कंट्रोल भी मारुति दे रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है किसी भी ऑटोमेटिक गाड़ी में, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट तो अपने हो गए भाई सीधा सीधा खड़े कि सबसे पहले रिफाइनमेंट, दूसरा हो गया अपना ESP या फिर ये कहें ब्रेकिंग। तीसरा पॉइंट शुरू करने से पहले एकदम ध्यान आया कि भाई गाड़ी तो बंद कर लूँ, आवाज़ तो करते ही नहीं ना। खैर गाड़ी में तमाम क्वालिटीज़ हो लेकिन गाड़ी में अच्छी खुशबू ना आ रही हो ना, तो सारे फीचर्स फीके फीके से लगने लगते हैं। तो उस कमी को दूर करने के लिए इस बार अपने पास है इन्वॉल्व योर सेंसेस की साइड से रेन फॉरेस्ट सीरीज का लेवेंडर फॉरेस्ट परफ्यूम। और देख रहे हो भाई ये स्प्रे वाला है, यूज़ कैसे होता है अभी बताता हूँ। पैक के अंदर निकलती हैं 2 चीज़ें। ये है अपना डिफ्यूज़र जो कि हैंग हो जाएगा आपके IRVM पर इस तरह से, और भाई ये है अपनी बॉटल जिसके अंदर है एसेंशियल ऑयल्स यूज़ किया हुआ परफ्यूम लेवेंडर फॉरेस्ट। देख रहे हो भाई गजब की खुशबू है, बिल्कुल ऐसा जो काम फीलिंग वाली होती है ना वो वाली खुशबू है। इस तरह से हैंग करके आपको ऐसे स्प्रे करना है बस। और भाई ये पूरी बॉटल ना लगभग 2 से 3 महीने चलती है। जितनी बार आप स्प्रे करोगे उतनी बार जबरदस्त माहौल सा बन जाएगा कार के अंदर। तो हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इन्वॉल्व योर सेंसेस की तरफ से रेन फॉरेस्ट सीरीज का लेवेंडर फॉरेस्ट परफ्यूम बाय करो और भाई अपनी कार में एक और फीचर ऐड कर दो। भाई तीसरा पॉइंट है इसकी सीटिंग। ओए होए, मतलब क्या ही बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है यार। इस समय तो अरे टी करता रहेगा। इस समय तो ये अलग ही लेवल पे पहुंच गई है
कंफर्ट के सबसे ऊपर मुझे लगती है सीटिंग जो अपनी फॉक्सवैगन की गाड़ियों की थी, चाहे पोलो हो चाहे आज के समय में भी जो अपनी आ रही है ना वर्टूस, बहुत प्यारी लगती है। और मैं नीचे सीटिंग की बात कर रहा हूँ, ऐसी नहीं है जो थोड़ा सा ऊंची बैठी होती है ना भाई, वो तो एक्सयूवी में चला ही रहा हूँ भैया, इतनी प्यारी इसकी सीटिंग है। आप इसका वो देखो, और इसमें तो अभी हाइट एडजस्टमेंट नहीं है, अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है, ये देखो कितना बढ़िया। उसके साथ पीछे की तरफ स्लांटेड है, बोस्टर्स बहुत अच्छे हैं। इसमें बैठते ही आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क फील हो जाएगा, बिल्कुल होगा भाई। i20 जो है उसकी भी सीट अच्छी है, ऐसा नहीं है उसकी सीटिंग अच्छी नहीं है, वो तो कहीं ना कहीं क्लोज टू वरना है। लेकिन जब इसकी बात आती है, इसका जो कुशन है ना, कुशन बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे इतना आराम मिला जैसे इसमें बैठा था। पहले तो मेरे को स्विफ्ट की भी अच्छी लगी थी, लेकिन जब इसमें बैठ गए तो भाई इसका कोई मैच नहीं है। चाहे आगे की बात हो, चाहे बात हो रियर कंफर्ट की, ये रियर कंफर्ट में आप देखो, आगे से मैंने काफ़ी ज़्यादा पीछे कर रखी है सीट, ठीक, मैं बहुत पीछे करके चलाता हूँ। उसके बाद भी यहाँ पर आप लेग रूम वगैरह देख रहे हो कितना ज़्यादा मिल रहा है आपको। उसके साथ साथ अंडर थाई सपोर्ट पीछे के लिए भी बहुत बढ़िया। ये चीज़ सबसे ऊपर लेकर चली गई इसको भाई, जो अपनी बलेनो है इसको कंपटीशन के हिसाब से। हालांकि पीछे बैठाना मैंने ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी अगर बात करें ओवरऑल पैकेज की तो भाई रियर में भी इसका कंफर्ट बहुत ज़बरदस्त है। अब करते हैं इसको बंद। अब आ जाता है अपना अगला पॉइंट, कौन सा, चौथा नंबर, वो है रीसेल वैल्यू। अब इस रीसेल वैल्यू को सुनते ही एकदम से लोग ट्रिगर हो जाते हैं कि भाई क्या रीसेल वैल्यू इतनी ऊपर हो गई कि आप भारत की गाड़ी को नहीं लोगे या सेफेस्ट गाड़ी को नहीं लोगे। तो भाई साहब, जितने टाइम में, अभी रिसेंट टाइम में मैंने गाड़ी ली है और बेची है ना, तब मेरे को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फील हुआ है कि रीसेल वैल्यू बिल्कुल मैटर करती है। मैंने वैगनार ली थी, बेच दी। बहुत लोग कह रहे हैं वैगनार कहाँ, भाई वैगनार बेच चुका हूँ मैं। वैगनार मैंने बेची और उसके साथ साथ मैंने क्विड ली थी और क्विड बेची। ज़मीन आसमान का फ़र्क था रीसेल वैल्यू में। और ऐसा नहीं है मुझे 10 लोगों से बात करनी पड़ी, भाई ऐसे निकली है वैगनार तो जिससे बात करूं वो तुरंत एकदम से लेने को तैयार था। और मैं इस चीज़ से प्रमोट नहीं कर रहा मारुति को, Hyundai की भी रीसेल वैल्यू अच्छी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जब आपको गाड़ी 5 साल 7 साल चलानी है, 8 साल, तो भाई आप रीसेल वैल्यू बिल्कुल मत देखो, क्योंकि तब तक जाके बहुत ही कम डिफरेंस बचता है अच्छी रीसेल वैल्यू वाली या कम रीसेल वैल्यू वाली गाड़ी में। लेकिन भाई जब आपको गाड़ी जल्दी लेकर बेचनी है ना, जैसे मैंने किया 5 महीने 6 महीने 3 महीने 4 महीने ऐसे में, तो भाई वहाँ पर रीसेल वैल्यू बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है किसी भी अदर ब्रांड में। और मेरा सीन आप जान ही रहे हो, ये मैंने इस मूड से ली है कि भाई ये मेरी पूरी विशेष कर रही है, बिल्कुल फुलफिल हो रही हैं। लेकिन भाई टाइम का कुछ नहीं पता कब निकालनी पड़ जाए, इसीलिए ये मेरा पर्सनल रीज़न है, पर्सनल पॉइंट है, मैंने ये ली। हालांकि i20 की भी रीसेल अच्छी है, नियोस की भी रीसेल अच्छी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं लिस्ट से बाहर इसीलिए हो गई कि 4 सिलेंडर तो था, रिफाइनमेंट थी, लेकिन उसमें ESP और हिल होल्ड कंट्रोल नहीं था। अगला पॉइंट है इसकी ड्राइव क्वालिटी, या फिर हम कहें इसकी राइड क्वालिटी, आप कुछ भी कह लो भाई, इतनी ज़्यादा प्लांटेड होकर चलती है कि आज मैं इसको हाईवे पर थोड़ा सा लिया था गाड़ी को, ठीक है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेच था 6 लेन का, और भाई मैं देखता हैरान रह गया मीटर में, मैं 100-110 पे चल रहा हूँ, मेरे को फील ही नहीं हो रहा था। जबकि मैं XUV को भी चलाता हूँ तो उसमें तो खैर नंबर लिखे आते रहते हैं ना भाई, वहाँ पर मैं उसे 90, 95, 100 तक चलाता हूँ, लेकिन यार ये 100-105 पे बिल्कुल फील नहीं करा रही थी, इतनी प्लांटेड होके चल रही थी। और पहले से अब में डिफरेंस है, बिल्कुल है, वो चीज़ दिख रही है हमको। उसके साथ साथ इसके लुक्स तो भाई मैटर करता है, मतलब पर्सन टू पर्सन, किसी को i20 अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती। लेकिन ओवरऑल कहें तो हेट करने वाले इस डिज़ाइन को नहीं है। कोई भी बंदा है वो ये ज़रूर कह देगा कि भाई इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो हल्की है, मैं इसीलिए बलेनो ले रहा। लेकिन किसी से भी कहोगे कि क्या इसके डिज़ाइन की वजह से आप बलेनो ले रहे, तो भाई कोई भी डिज़ाइन को हेट नहीं करता। उसके साथ साथ बूट में भी अच्छा खासा स्पेस है, हालांकि उतना काम मेरे को पड़ना नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज़ मेरे को देखनी थी कि अगर अपनी बिटिया है उसका सामान लेकर, या उसका कोई भी जो अपना वो खेल खिलौने से होते हैं यार, वो रखने पड़ जाते हैं ना, तो भाई उसके लिए भी अच्छा खासा इसमें बूट स्पेस मिल जा रहा है। तो ओवरऑल चीज़ें कहें तो सारे के सारे जो पॉइंट थे मैंने उनको टिक मार्क करना शुरू करा। और मैं उसमें नहीं आया यार कि
मैं सिर्फ इंडिया की ही गाड़ी लूँ, हालांकि बिल्कुल है, इसीलिए मैंने जो इससे 4 गुना या 4 गुना नहीं 2.5 गुना अमाउंट जो लगाया है वो XUV में लगाया है। कोई भी ये मत कहना कि भाई आपको भारत की गाड़ी को या भारत के ब्रांड को प्रमोट करना चाहिए, हमने किया, मैंने किया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अपनी नीड्स देखनी है, आपको भी अपनी नीड्स देखनी है। नीड को देखो, टिक मार्क करते रहो। बाकी उसके बाद आ जाती है चीज़ कि अगर आप इमोशनली अटैच है किसी से और इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं तो भाई बिल्कुल आप अपनी मर्जी का ले सकते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेने की बात आती है तो मैंने वही किया और भाई सॉर्ट आउट करके सारी चीज़ों को एक तरफ करके बलेनो की तरफ चले गए। और कहोगे कि भाई मारुति माइलेज का किंग है तो वो भी दिखा दो, तो भाई वो भी देख लो। ये देखो 18.8 और बहुत देर से ये खड़ी भी थी, स्टार्ट भी थी। और भाई सुबह तो मैंने इसका दोबारा से टैंक फुल करा लिया था, क्योंकि जिस दिन ली थी उस दिन कराया। टैंक टू टैंक माइलेज इसका लगभग 17.5 का दिया है पहला माइलेज, जो कि बहुत बढ़िया है यार। 20-22 का देगी, खैर वो तो अपने ऊपर होता है, ये 15-16 पर भी आ जाएगी रफली चला दिया अगर। हालांकि AMT कभी भी मैच नहीं कर सकता जो अपने टॉर्क कन्वर्टर है या CVT है उनको। पहले इसमें से CVT आता था, लेकिन कहीं ना कहीं कॉस्ट को मैनेज करने के लिए AMT आ गया। लेकिन AMT भाई बाकी कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग बहुत रिफाइंड है। ज़र्क लगते हैं, हमेशा लगेंगे AMT में, लेकिन कितना वो नेग्लेजिबल हो जाते हैं ना, वो चीज़ देखनी पड़ती है। और इसमें वो चीज़ थी, बार बार यही कहेंगे अभी भी पूरा वीडियो देखने से पहले कि भाई अब ले ली है तो तारीफ़ करोगे ही, अपना डिसीजन तो हमेशा ऊपर रखोगे, लेकिन कहीं ना कहीं कंटेंट की भी बात होती है। जैसे मैंने क्विड ली थी या और भी गाड़ियाँ ली हैं, लेकिन ज़रूरत की जब बात आती है तो मैं यहाँ पर वो ज़रूरत वाला जो अपना वो है ना एक फैक्टर है उसको बता रहा हूँ। सारी चीज़ें टिक करते चला गया, ये अपनी पूरी कर गई। डेटा वेरिएंट इसीलिए लिया क्योंकि बजट का थोड़ा सा इशू था, तो हमने कहा चलो यार इसमें अपन को सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फीचर चाहिए था, हाँ एक चीज़ ज़रूर थी, वो था अपना क्रूज़ कंट्रोल, वो इसमें नहीं मिल पाया। चलो कोई बात नहीं, अगली गाड़ी जब लेंगे तो उसमें यूज़ कर लेंगे। फ़िलहाल ये थे अपने रीज़न। हमेशा से यही कहा है कि भाई एग्री करो, ये ज़रूरी नहीं है जस्टिफाई करूं, ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन वीडियो अगर हमें बनाना है और अगर बार बार ये आप पूछ रहे हो क्या मजबूरी थी, तो वो बताना तो है, तो वो बता दिया मैंने। तो भाई ये था इस वीडियो में। वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। आपको वीडियो अच्छा लगा, गाड़ी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लेना संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद।